बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवीर अय्यम विद सेकंड ईयर फिजिक्स। आज हमारा टॉपिक है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब ये जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है ये एक साइंटिस्ट थे वर्नर हाइजेनबर्ग, इन्होंने पेश किया और ये जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है ये 1927 में मंजर आम पर आया। अब जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है उसको हम डिफाइन करते हैं, पोजीशन and momentum of a particle cannot be both measured with perfect accuracy। के पोजीशन और मोमेंटम किसी भी पार्टिकल का हम एक ही वक्त पर परफेक्ट एक्यूरेसी के साथ नहीं देख सकते। उनके दरमियान कोई ना कोई अनसर्टेनिटी गैर यकीनी जरूर होगी। क्या मतलब कि अगर आप एक वक्त के ऊपर पोजीशन और मोमेंटम किसी भी पार्टिकल का फाइंड आउट करते हैं तो आप दोनों एक वक्त पर एक्यूरेटली नहीं मेजर कर सकते। इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी एक को तो परफेक्ट एक्यूरेसी के साथ मेजर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये चाहें कि मुझे एक ही वक्त पे उस पार्टिकल का पोजीशन और मोमेंटम दोनों एक्यूरेट हो सकें तो ऐसा मुमकिन नहीं है। तो अनसर्टेनिटी भी यही कह रही है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, कि अगर कोई भी पार्टिकल है और उनकी पोजीशन और मोमेंटम दोनों एक ही वक्त पे आप एक्यूरेट मेजर नहीं कर सकते। इसका मतलब यह होगा कि अगर आप पोजीशन को एक्यूरेटली मेजर करना चाहेंगे तो उससे आपका मोमेंटम अनसर्टेन हो जाएगा, या फिर आप अगर कोई ऐसी सिचुएशन बना लें कि आप मोमेंटम एक्यूरेटली फाइंड आउट करें तो उससे फिर क्या होगा कि आपका जो पोजीशन है उसके अंदर अनसर्टेनिटी आ जाएगी। अब वो कहते हैं कि दिस फंडामेंटल अनसर्टेनिटी इज कंप्लीटली नेग्लिजिबल फॉर मेजरमेंट ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम एट मैक्रोस्कोपिक लेवल। तो ये जो पोजीशन और मोमेंटम का जो कंसेप्ट है ये मैक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर कंप्लीटली नेग्लिजिबल हो जाता है। तो ये जो अनसर्टेनिटी है इसके अंदर मैक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर आप कंप्लीटली नेग्लिजिबल है, जबकि प्रीडोमिनेंट इन एटॉमिक कि जब आप एटॉमिक लेवल के ऊपर आते हैं तो ये अनसर्टेनिटी आपकी डोमिनेंट हो जाएगी। क्या मतलब है कि वो कहते हैं कि अगर आप क्या करते हैं कि आप स्ट्रीम ऑफ फोटॉन जो है वो आप एक क्रिकेट बॉल के ऊपर टकराते हैं, तो अब इस स्ट्रीम ऑफ फोटॉन पे आप के पास बॉल है, बॉल के ऊपर आप फोटॉन ऑफ लाइट, कोई भी लाइट इसके ऊपर स्ट्राइक करते हैं, ठीक है, और उस लाइट को आप डिटेक्ट करके उसकी पोजीशन मेजर कर सकते हैं। अब ये जो लाइट है ये जो है ना उसकी पोजीशन के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा इस लाइट की वजह से बॉल की, क्योंकि बॉल आप माइक्रोस्कोपिकली देख रहे हैं। अब माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है, आप इसके ऊपर लाइट हिट करेंगे, अब लाइट रिफ्लेक्ट होके आप उसको देख सकेंगे कि यहाँ पे है। अब ये जो फोटॉन है ऑफ लाइट उसने बॉल के ऊपर हिट किया तो उससे ना उसकी पोजीशन में कोई फर्क आया ना उसकी मोमेंटम में। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपने उसके ऊपर लाइट फेंकी और उसकी रिफ्लेक्शन से आपको पता चल गया कि इस वक्त जो बॉल है वो यहाँ पे है। अब पोजीशन आपने एक्यूरेटली मेजर कर ली, अब इस फोटॉन ने उसके मोमेंटम के ऊपर कोई फर्क नहीं पाया। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप मैक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे तो आपको ये जो अनसर्टेनिटी है ये डोमिनेंट नहीं होगी, लेकिन अगर इसी बॉल की जगह पे आप एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो उसके ऊपर एक फोटॉन आप करेंगे तो फोटॉन से लाइट रिफ्लेक्ट होके आप उसकी पोजीशन तो देख सकेंगे, लेकिन इस फोटॉन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन का पाथ है वो अल्टर हो जाएगा, वो अपना जो ओरिजिनल पाथ है जिसके ऊपर वो मूव कर रहा है उसको वो चेंज कर देगा। इसका मतलब ये हो गया कि फोटॉन
का मोमेंटम ट्रांसफर हुआ और उससे उसका मोमेंटम चेंज हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब एटॉमिक डोमेन के अंदर या माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर देखेंगे तो ये जो अनसर्टेनिटी है ये डोमिनेंट हो जाएगी, या आपके बॉल के केस में मैक्रोस्कोपिक ये जो है वो डोमिनेंट नहीं होगी। तो अब ये कहते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, आप उसकी एग्जैक्ट पोजीशन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो आप उसके लिए क्या कहते हैं कि उसको उसकी फोटोन ऐसा आप हिट करवाएं जिसकी वेवलेंथ कम हो। वेवलेंथ कम होगी तो इससे क्या होगा कि उसके अंदर उसका पाथ अल्टर नहीं होगा, मतलब इतना ज्यादा उसकी पोजीशन के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा, और वैसे भी जितनी कम वेवलेंथ आएगी उससे आप उसकी पोजीशन बड़ी इजीली फाइंड आउट कर सकेंगे। तो फोटोन आया, उसने हिट किया, अब फोटोन हिट करके जैसे ही रिफ्लेक्ट होके जहां पे आपने डिटेक्ट किया तो उधर से आपको पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन इस जगह पे मौजूद था। तो उसकी जो पोजीशन के अंदर अनसर्टेनिटी आई वो अप्रोक्सीमेटली वेवलेंथ, अब जितनी वेवलेंथ आप कम यूज करेंगे तो उसके अंदर अनसर्टेनिटी इतनी ही कम आएगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप पोजीशन के अंदर गैर यकीनी कम से कम हो, मतलब एक्यूरेट अगर आप फाइंड करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपकी वेवलेंथ कम से कम होगी। अब ये क्यों? जितनी कम होगी इतने आपके डायफ्रेक्शन इफेक्ट भी कम होंगे। तो अब इधर से आपने फोटोन को इसके ऊपर हिट किया इलेक्ट्रॉन के ऊपर और उससे रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे आपने डिटेक्ट कर लिया अगर, तो उससे आपने उसकी पोजीशन एक्यूरेटली फाइंड आउट कर ली। लेकिन अगर आप कम से कम वेवलेंथ रखेंगे तो आपके पास पता है मोमेंटम जो है वो P = h/λ होता है। अब ये अगर कम होगा तो उससे मोमेंटम की अनसर्टेनिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने पोजीशन के अंदर अनसर्टेनिटी कम से कम की, पोजीशन एक्यूरेटली मेजर किया, उससे हुआ क्या कि उससे आपकी मोमेंटम के अंदर अनसर्टेनिटी बढ़ गई। अब इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो उससे हमें डेल्टा x इंटू डेल्टा p जो कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, डेल्टा x की वैल्यू थी लैम्डा और p की h/λ, तो इधर से लैम्डा लैम्डा के आंसर तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू h। h अब आपका है प्लैंक्स कांस्टेंट और इसकी वैल्यू 6.63 10⁻⁻34 जूल सेकंड है। अब इस डेफिनेशन जो इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन है इसकी मदद से भी इसे एक और तरीके से डिफाइन करते हैं कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम। पोजीशन की अनसर्टेनिटी और मोमेंटम की अनसर्टेनिटी का प्रोडक्ट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द प्लैंक्स कांस्टेंट। तो ये आ गया। अब ये बात ज़हन में रहे कि ये जो अनसर्टेनिटी है ये कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की वजह से नहीं है। बाद वक्त हम ये भी सोचते हैं कि अब ये जो एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आया तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपका जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसके अंदर खराबी की वजह से आपने उसने सही मेजर नहीं किया। लेकिन ये बात ज़हन में रहे कि ये जो अनसर्टेनिटी है ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की वजह से नहीं है, बल्कि ये जो अनसर्टेनिटी है ये वेव पार्टिकल ड्युअलिटी जो है उसका कॉन्सिक्वेंस है कि ये वेव पार्टिकल ड्युअलिटी ने के अंदर ये चीज वाज़ह तौर पे लिखी हुई है कि आप पोजीशन और मोमेंटम कभी भी एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की खराबी नहीं है बल्कि ये वेव पार्टिकल ड्युअलिटी है। तो ये उसका कॉन्सिक्वेंस है। अब ये तो आपका आ गया। इसके बाद मजीद कुछ सालों के बाद एक और चीज देखी कि ये पोजीशन और मोमेंटम को तो आप एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। एक और फॉर्म भी है कि अगर आप अनसर्टेनिटी इन एनर्जी और टाइम, एनर्जी और टाइम जो है वो भी आप एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते, तो इसी वजह से इसकी जो फॉर्म आएगी अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ एनर्जी, अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ टाइम, इनका प्रोडक्ट भी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट होगा। तो ये तो आ गया आपका अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल।
अब हम देखते हैं कि ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, एक तो ये चीज आ गई कि माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर आप जब देखेंगे तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपको बता रहा है कि ये अनसर्टेनिटी जो है वो डोमिनेंट हो जाएगी। ठीक हो गया। दूसरी चीज इसने ये बताई, दूसरी चीज ये बताई कि अगर आप इसको देखेंगे माइक्रोस्कोपिक डोमेन के अंदर तो ये क्या आ जाएगा, डोमिनेंट इफेक्ट आ जाएंगे, अनसर्टेनिटी आपको वाज़ेह तौर पे नजर आएगी। और उसके बाद आपने दूसरी चीज क्या देखी, आपने ये देखा कि ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की वजह से नहीं है बल्कि ये कंसीक्वेंस है वेव पार्टिकल डुअलिटी कि ये अनसर्टेनिटी लाजमी होगी। अब हम देखते हैं कि ये इसको हम यूज कहां पे करते हैं, तो अब हम इसकी एप्लीकेशन के ऊपर देखते हैं। तो सबसे पहली एप्लीकेशन है कि इस प्रिंसिपल को हम यूज करके ये पता लगाते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं रह सकता। तो हम फॉर एग्जांपल ये करते हैं कि अगर हम लेट कर लेते हैं कि न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर है। अब अगर न्यूक्लियस के अंदर है तो आपने देखा है कि न्यूक्लियस का रेडियस क्या होता है 10⁻⁻14। तो इसका मतलब ये हो गया कि वो अगर न्यूक्लियस के अंदर ही है तो उसके अंदर जो पोजीशन के अंदर अनसर्टेनिटी है वो 10⁻14 आ सकती है। तो अब फिर हमने क्या किया कि अगर डेल्टा एक्स हमने फर्ज कर लिया कि वो न्यूक्लियस के अंदर है तो डेल्टा एक्स मतलब 10⁻⁴ के अंदर ही कहीं पे इलेक्ट्रॉन होगा। तो अब अगर इधर डेल्टा एक्स हमें मेजर हो गया तो हम डेल्टा बी किसकी इक्वल है, h/λ, या जो आपने लिखा इसको अगर आप यूज करें तो डेल्टा एक्स और डेल्टा बी की अनसर्टेनिटी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू h। तो इधर से डेल्टा बी क्या निकालेंगे, h/डेल्टा एक्स। तो अब डेल्टा पी जो आप हमने देखा तो h/डेल्टा एक्स और वो इक्वल है h, मैं आपको पहले बता चुका हूँ 6.63 10⁻34। डेल्टा एक्स अगर न्यूक्लियस के अंदर रहता है तो 10⁻14 मीटर। अब अगर इसको हम मेजर करते हैं तो इधर से मोमेंटम आपकी वैल्यू निकलती है 6.63 10⁻⁻20, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो ये +14 आ जाएगा, इसमें से +14 करेंगे तो -20 आ गया। अब हमें ये पता है कि P = mv। अब अगर ये अनसर्टेनिटी P है तो मैथ कांस्टेंट है तो ये m डेल्टा v लिख सकते हैं। इधर से डेल्टा v की वैल्यू निकाली तो अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का मैस हमने देखा तो इधर से हमने डेल्टा v निकाली तो वो हमें क्या मिला, डेल्टा p/m, और डेल्टा p हमने ये निकाली डिवाइड बाय m, मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 10⁻31। इधर से हमारी आंसर निकली कि उसकी जो अगर इलेक्ट्रॉन रहता है तो उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, 7.3 10⁻10 मीटर पर सेकेंड। अब हम ये देखते हैं कि कोई भी बॉडी स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा मूव ही नहीं कर सकती। तो अब अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने हमें ये बताया कि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर रह रहा है तो उसकी स्पीड जो है वो लाजमी इतनी होनी चाहिए 7.3 10⁻10, जो कि स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा है। और ये हम देख चुके हैं कि कोई भी चीज स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा मूव ही नहीं कर सकती। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो स्पीड है वो इम्पॉसिबल है। अब अगर इम्पॉसिबल है तो उसका मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं रह सकता, क्योंकि अगर न्यूक्लियस के अंदर रहता है तो उसकी वेलोसिटी 7.3 10⁻10 होगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा कोई भी चीज मूव नहीं कर सकती। इधर से हमें यह पता चला कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं रह सकता। फिर हमने क्या कहा कि एक और एप्लीकेशन देखी, इसके अंदर हमने इसी को यूज किया और हमने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के अंदर नहीं रह सकता तो वो एटम के अंदर रह सकता है। तो हमने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द एटम। अब फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर रह रहा है, हाइड्रोजन एटम के अंदर अगर हम बात करें, ठीक है, तो एटम क्या है कि उसके फर्स्ट अगर रेडियस की बात करें हाइड्रोजन एटम की तो उसका रेडियस आता है 0.5 नैनोमीटर, या उसे हम क्या लिख सकते हैं 5 × 10⁻⁻10। तो इसका मतलब वो इसके दरमियान कहीं पे भी रह सकता है। तो उसके अंदर डेल्टा एक्स क्या आ गया, 5 × 10⁻10 जो है वो मीटर आ गया। तो अब अगर
इसकी अनसर्टेनिटी जो है वो x के अंदर अगर ये है तो उससे हमें वेलोसिटी की अनसर्टेनिटी निकाली जो कि इक्वल है h ओवर m डेल्टा x। h प्लैंक्स कांस्टेंट 6.63 10⁻34, जबकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10⁻31 और डेल्टा x जो है वो 5 into 10⁻11। तो इधर से हमने पोजीशन वेलोसिटी अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी निकाली 1.46 10⁻7। तो अब इलेक्ट्रॉन जो है वो इस वेलोसिटी के साथ मूव कर सकता है। तो इस रिजल्ट से हमें ये पता चला कि क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस स्पीड के साथ मूव कर सकता है क्योंकि ये स्पीड ऑफ लाइट से कम है। तो अगर स्पीड ऑफ लाइट से कम है तो ये पॉसिबल है इलेक्ट्रॉन को इस स्पीड के साथ मूव करना। तो इससे हमने ये कहा कि क्योंकि इलेक्ट्रॉन का इस स्पीड के साथ मूव करना पॉसिबल है तो वो एटम के अंदर रह सकता है। तो इस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को हमने यूज करके हमने ये चीज निकाली कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर तो नहीं रह सकता जबकि एटम के अंदर रह सकता है। तो आज हमने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को देखा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।